जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल की अब सक्सेस यूरी 1 में। तो पिछले क्लास में हम बात कर चुके थे प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां। तो अब हम बात करने वाले हैं हिमालय तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। तो जियोग्राफी की अगली टॉपिक है, इसमें अब हम बात करने वाले हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां या हिमालय नदी तंत्र। तो देखते हैं हिमालय नदी तंत्र क्या होता है, इससे बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखने का प्रयास करते हैं कि हिमालय नदी तंत्र, हेडिंग पड़ेगी हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र से कितनी नदियां निकलती हैं, इसके बारे में हमें समझना है, इसके बारे में हमें देखना है। चलिए देखिए, बात करते हैं हम लोग हिमालय नदी तंत्र की। तो इससे निकलने वाली जो नदियां हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय नदी तंत्र में। तो इससे निकलने वाली जो नदियां होती हैं, जैसे पूछा जाता है सबसे पहले कि सिंधु नदी तंत्र है, इसी का पार्ट है क्या, सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी तंत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं उसके पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र से निकलने वाली नदियां क्या है, तो सिंधु नदी तंत्र क्या है इसको समझना है। तो सिंधु नदी तंत्र प्लस पंचनद से मिलकर के पंचनद का आपको मतलब समझना है कि 5 नदियों के मिलने से पंचनद का निर्माण हुआ। और इसे ही हम सिंधु नदी तंत्र, या उसको सिंधु नदी को और 5 नदियों को मिलाने से सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। जिसमें से आपकी जो नदियां हैं प्रमुख, उसकी बात करेंगे कौन कौन सी। देखिए सबसे पहले सिंधु नदी हो गई, इसके बाद झेलम नदी है, झेलम नदी। और इसके बाद बात करेंगे हम चिनाव नदी की, चिनाव नदी। और एक क्रम भी पूछ लिया जाता है, चिनाव नदी, रावी नदी, रावी नदी। इसके बाद व्यास नदी, व्यास नदी। और इसके बाद सतलज नदी, सतलज नदी। अब यहीं पर प्रश्न ये बन जाता है कि इन नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, इन नदियों के प्राचीन नाम क्या थे। तो अब इसी में हम बात कर लेते हैं इनके प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं। तो इनके प्राचीन नाम क्या थे, इसकी बात कर देते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता नदी, वितस्ता नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता नदी। चिनाव का प्राचीन नाम है अस्कनी नदी, अस्कनी नदी। और इसके बाद रावी का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, रावी का नाम है परुष्णी नदी, परुष्णी नदी। और इसके बाद व्यास नदी का नाम है क्या, विपाशा नदी, विपाशा नदी। और इसके बाद सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री नदी, शतुद्री नदी। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है कि इन नदियों के प्राचीन नाम क्या हैं। तो इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको समझना है। अब देखिए हमने इनके प्राचीन नाम बताया, अब मैं एक एक के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसकी, सिंधु नदी की, कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र और वो कहाँ से निकलती है सिंधु नदी, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, इसमें से इसकी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, इस बारे में हमें आपको बताना है, इसके बारे में, और इसको आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिंधु नदी की। तो देखिए ये भारत के मैप में से हम बताने का प्रयास करते हैं आपको। तो अब समझना है कि ये सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। ये है तिब्बत और यहीं पर एक हिमनद है,
हिमनद, हिमनद जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बोखर्चू, बोखर्चू हिमनद। बोखर्चू हिमनद के पास से एक झील है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील के पास से, इसी मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी, जिसका नाम है सिंधु नदी, जिसका नाम है क्या, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी इस बोखर्चू हिमनद से निकल करके जम्मू कश्मीर के जिस स्थान पर प्रवेश करती है उसका नाम है दमचौक। जम्मू कश्मीर के जिस स्थान से होकर के प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में या भारत में प्रवेश करती है उसका नाम है क्या, दमचौक। दमचौक नामक स्थान से जम्मू कश्मीर या भारत में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर राज्य से फिर होकर के इस तरह से होकर के जम्मू कश्मीर के चिल्लास नामक स्थान पर पाकिस्तान पर जाती है, जिसका नाम है क्या, चिल्लास। तो चिल्लास नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इस तरह से होते हुए आगे चलकर ये कराची के दक्षिणी भाग से जाकर के डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो हमने बताया कि जो नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से बोखर्चू हिमनद के पास से निकलती है। जिसका जो झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, यहाँ से निकल करके जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत के जम्मू कश्मीर नामक जगह पर प्रवेश, जहाँ से प्रवेश करती है उसका नाम है दमचौक। और ये जम्मू कश्मीर के जिस लास्ट स्थान, मतलब जहाँ से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो वो है चिल्लास नामक स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इसकी पूछ लिया जाता है कि तो फिर इस नदी की लंबाई कुल कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई के बारे में अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई है, सिंधु नदी की, सिंधु नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें हम, कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जबकि भारत में इसकी लंबाई, भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां हैं जिसको हमने बताया था अभी, पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो एक नदी है जो जम्मू कश्मीर के शेषनाग नामक झील से निकलती है, तो इसका नाम है क्या, जो सिंधु में जाकर के मिल जाती है, इसका नाम है झेलम। तो इस नदी का नाम हमने क्या बताया, झेलम। और झेलम नदी निकलती कहाँ से है, जम्मू कश्मीर के शेषनाग नामक झील से निकलती है और सिंधु में जाकर के पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद दूसरी नदी है जिसका नाम है चिनाव नदी। और चिनाव नदी जाकर के, ये सभी नदियाँ जो हैं कि पंजाब से होकर के बहती हैं, इसीलिए पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है। तो हमने बताया कि जो दूसरी नदी है जिसका नाम है क्या, चिनाव। और ये चिनाव नदी कहाँ से निकलती है, तो चिनाव नदी हमने बताया कि ये हिमाचल प्रदेश के एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा। तो बड़ा लाचला दर्रा से ये प्रवेश मतलब यहाँ से निकलती है और सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर इसके बाद अगली नदी की बात करें, वो भी नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकल करके ये आगे जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से हमने बताया क्या, कौन सी नदी है। इसके बाद है हमने बताया रावी नदी। तो रावी नदी जो है यहाँ से निकलती है। इसके बाद जो दूसरी नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी, तो ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और आगे जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में जा करके मिल जाती है। तो आगे कौन सी हमने नदी बताया, जिसका नाम है ब्यास नदी। अब इसके बाद देखिए हमने बताया सिंधु, फिर इसके बाद झेलम, इसके बाद चिनाव, फिर रावी, ब्यास, और इसके बाद दूसरी जो नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। ये तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत की किस जगह से निकलती है इसको बात करें तो ये है एक राकस ताल हिमनद भी है और राकस ताल एक झील भी है जिसको राकस ताल झील के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से सतलज नदी निकलती है और ये सिपकीले दर्रे से होकर के प्रवेश करती है, सिपकीले दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करते हुए ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है, ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। इस बात को आपको समझना है।
इस बात को आपको समझना है कि ये जो सतलज नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो हमने बताया कि ये तिब्बत के राकसताल नामक झील से निकलती है, हिमनद के पास से निकलती है। झील से निकल करके कहाँ जाती है, सिंधु नदी में जा करके मिल जाती है। अब ये सिंधु नदी में जा करके जहाँ पर मिल करके संगम बनाती हैं उसको पूछ लिया जाता है, वहाँ से प्रश्न बन जाता है कि ये जो नदी है ये सारी नदियाँ जा करके कहाँ पर मिलती हैं और उस जिस जगह पर मिलते हैं वो एक संगम का निर्माण करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो जिस जगह पर मिलती हैं तो ये पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब के एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट नामक जगह पर मिलती हैं और यहीं पर संगम का निर्माण करती हैं और आगे चल करके कराची के दक्षिणतम भाग में जाकर के आगे डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। तो हमने बताया इन सभी नदियों के बारे में, इनकी जो प्राचीन नाम है हमने इसके बारे में आपको डिस्कशन कर लिया है। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं एक एक नदी के बारे में, तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। इनकी परियोजनाओं के बारे में समझना है हम लोगों को, तो चलो देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आगे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो नदी है झेलम, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें बनने वाली परियोजनाएं और जम्मू कश्मीर से बनने वाली परियोजनाएं या अन्य किसी राज्य में बनने वाली इन नदियों के द्वारा परियोजनाएं कौन कौन सी खोली गई हैं, इस बात को हमें समझना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं अब कि आगे जो नदी है जिसका नाम है झेलम, वो झेलम नदी कहाँ से निकलती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को हमें समझना है। चलिए तो अब हम देखेंगे कि झेलम नदी देखिए जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से। अब समझना है आपको कि अब समझना है आपको क्या कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है क्या, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, झेलम। और ये झेलम नदी हमने बताया कि आगे जाकर के सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। ये आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं कि ये निकलती कहाँ से है। तो इसका उद्गम स्थल हमने बताया क्या, उद्गम स्थल है क्या इसका, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील। तो शेषनाग झील से ये नदी निकलती है और आगे जाकर के जम्मू कश्मीर से निकल कर आगे जाकर के सिंधु नदी में पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। उद्गम स्थल समझिए। अब आगे चल कर के इसमें बनने वाला प्रश्न क्या है कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, मतलब झेलम नदी के किनारे स्थित है। आगे आपको समझना ये है कि ये जो झेलम नदी है, तो इसी में ये जो झेलम नदी है एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है, वुलर झील। तो वुलर झील इसी नदी से बनती है। जो वुलर झील का निर्माण होता है वो इसी नदी के द्वारा होता है। तो वो वुलर झील की बात करें अगर हम, तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस बात को आपको समझना है कि जो वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी अगर बात करें
कि जो ये झेलम नदी है तो ये कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? ये कश्मीर घाटी का भी निर्माण करती है। ये कश्मीर घाटी का कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। तो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। आगे अगर बात करें कि ये नदी जो झेलम नदी है, तो इसकी अगर हम बात करें कि जो झेलम नदी है ये, आगे समझिए जरा कि झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। पाकिस्तान के बीच क्या करती है? सीमा बनाती है। पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ये नदी क्या करती है? सीमा बनाती है। अब देखिए आगे हम बात करने वाले हैं कि इनकी जो परियोजनाएं हैं और जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे अब कि जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं और ये किस नदी पर हैं। इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखते हैं। करने वाले हैं कुछ परियोजनाओं की। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजनाएं, अब आगे बात करने वाले हैं हम जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजनाएं। सबसे पहली परियोजना है निमो बोजागो परियोजना। निमो बोगाजो जो परियोजना है, बोजागो परियोजना है, वो है सिंधु नदी पर। आगे दूसरी बात कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। अगली बात करने वाले हैं, अगली बात उरी परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये भी है झेलम नदी पर है। ठीक है। इसके बाद तुलबुल परियोजना हो गई, झेलम परियोजना हो गई, उरी परियोजना है। इसके बाद बात करने वाले हम किसकी? इसके बाद जो अगली परियोजना है जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना, जो कि किशन गंगा नदी पर है। जो किशन गंगा परियोजना है वो किशन गंगा नदी पर है और किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको समझना है। दूसरी परियोजना है अलग जो है कि जिसका नाम है दुलहस्ती परियोजना, जो कि ये चिनाव नदी पर। ठीक है। अगली परियोजना है बगलिहार परियोजना और ये भी कहाँ पर है? चिनाव नदी पर है। ठीक है। बगलिहार परियोजना मैंने बताया, दुलहस्ती परियोजना, और इसके बाद जो अगली परियोजना है सलल परियोजना, और ये सलल परियोजना भी किस में है? चिनाव नदी पर। तो हमने आपको कितनी बताई? जम्मू कश्मीर में जो परियोजनाएं हैं या जिन नदियों पर जो परियोजनाएं बनी हुई हैं उनके बारे में हमने आपको बताया कि निमो बोजागो परियोजना सिंधु नदी पर है। इसके बाद तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। उरी परियोजना भी झेलम नदी पर है। किशन गंगा नदी पर है, जो पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। दुलहस्ती जो परियोजना है चिनाव नदी पर है। इसके बाद बगलिहार परियोजना है वो भी चिनाव नदी पर है। इसके बाद सलल परियोजना भी चिनाव नदी पर है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बारे में फिर मैं आगे बात करने वाला हूँ कि जो हमने नदियाँ बताई हैं
इनका उद्गम स्थल की भी बात कर लेते हैं कि जो नदियां हैं, जो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, इनका उद्गम स्थल क्या है, इस बात को हम भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे बनने वाले प्रश्न हो सकते हैं और इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको समझकर चलना है। चलिए तो आगे हम बात करने वाले हैं कि नदियों के उद्गम स्थल, पंचनद के उद्गम स्थल, पंचनद के उद्गम स्थल की बात करते हैं। चलिए अगर बात करने वाले हैं सबसे पहले हम सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ये है क्या, मानसरोवर झील से। हिमनद की बात करें तो ये है बोखरचू हिमनद, हिमनद पूछ लिया जाए तो बोखरचू हिमनद पूछ लिया जाएगा, तो बता देंगे आप, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें हम, तो अगली जो नदी है इसका नाम है झेलम, और झेलम नदी का उद्गम स्थल है क्या, झेलम नदी जो निकलती है वो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। अगली जो नदी है जिसका नाम है क्या, चिनाव। अब ये चिनाव नदी है, कहाँ से, इसका जो उद्गम स्थल है ये है बड़ा लाचाला दर्रा, बड़े लाचाला दर्रा से इसका उद्गम स्थल होता है, उद्गम स्थल है, यहाँ से निकलती है। चौथी नदी है जिसका नाम है क्या, रावी। तो रावी नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये कहाँ पर है, इसकी अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से, और ये जगह की बात करें तो तिब्बत से, और ये दोनों जो हैं रावी, चिनाव, रावी। इसके बाद अगली जो नदी है इसका नाम है ब्यास, और ब्यास नदी जो है इसका उद्गम स्थल है ब्यासकुंड से, ब्यासकुंड, यहाँ से नदी निकलती है। ये जो तीनों नदियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से इन नदियों का सभी उद्गम स्थल है। हमने बताया कि चिनाव नदी है बड़ा लाचला दर्रा के पास से निकलती है, और रावी नदी रोहतांग दर्रे से, और जो कि ब्यास नदी है वो ब्यासकुंड से निकलती है। आगे हम बात करें जो अगली नदी है जिसका नाम है क्या, सतलज नदी, और इस सतलज नदी निकलती कहाँ से है, राकस या राकस झील से निकलती है। और ग्लेशियर की भी बात करें तो आगे जो ग्लेशियर है वो है राकस ग्लेशियर भी माना जाता है। तो हमने बताया इन नदियों के उद्गम स्थल के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं कि इससे बनने वाले जो प्रश्न हमने बताया क्या, पंचनद के उद्गम स्थल पूछ लिया जा सकता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, चिनाव नदी कहाँ से निकलती है, और रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ सभी कहाँ से निकलती हैं। इससे बनने वाले आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो आगे अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो नदियाँ हैं इनका समझौता एक हुआ था जिसका नाम है क्या, सिंधु नदी समझौता। तो इस सिंधु नदी के बारे में, इसके जो सिंधु नदी तंत्र का जो समझौता हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे बनने वाले प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और संभावना बनी रहती है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा गौर करना है, इस बात को आपको समझ के चलना है। तो आगे अब बात करने वाले हैं, तो देखिए अब हम बात करें किसकी, सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता की बात करें तो ये सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में समझौता हुआ था। उतने समय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री थे कौन, भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उतने समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे व्यक्ति, जिनका नाम था क्या, जनरल आयूब खान, जनरल यूसुफ आयूब खान थे। तो इन दोनों के बीच समझौता होता है, तो किन किन नदियों को लेकर के समझौता हुआ इसके बारे में हमें जानना है।
तो देखिए सबसे पहले कि हम बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी, इसके बाद झेलम नदी, झेलम, और इसके बाद चिनाब नदी। तो इन तीनों नदियों का जल जो है कि 80% भाग, 80% भाग जो है, 80% भाग पाकिस्तान लेगा। ये समझौता हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब का जो 80% भाग है नदी, मतलब जल है 80% भाग नदियों का, तो जल 80% भाग जल जो है कि पाकिस्तान लेगा और 20% भाग भारत, 20% भाग कौन लेगा? भारत लेगा। 20% जल का भाग जो है कि भारत लेगा, भारत यूज करेगा। अगली नदी है जिसका नाम क्या है? चौथी, रावी नदी। इसके बाद रावी नदी, पांचवी व्यास और छठवीं है सतलज नदी। तो इन तीनों नदियों का जो पानी है वो 80% भाग भारत यूज करेगा, भारत प्रयोग करेगा, और 20% जो जल का भाग है वो कौन लेगा? वो लेगा पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो ये समझौता हुआ था सिंधु नदी समझौता। इस बारे में आपको समझना है, इस बात को आपको समझना है। तो हमने क्या बताया? सिंधु नदी जल विवाद या सिंधु नदी समझौता जो कि 1960 में हुआ था। इस उतने समय भारत के पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से थे आयूब खान। तो इन दोनों के बीच समझौता होता है। सिंधु, झेलम और चिनाब के जो नदी का जल है वो 80% जल यूज करेगा पाकिस्तान और 20% भारत को दिया जाएगा। जबकि ये तीन नदियां जो हमने बताया, सबसे ज़्यादा इनका जो अववाह क्षेत्र है वो भारत में है, रावी, ब्यास और सतलज, जो कि 80% भाग भारत और 20% भाग पाकिस्तान इनका जल प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये था, हमने बताया आपको सिंधु जल समझौता। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया क्या? सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ और इनसे बनने वाले प्रश्न, और आगे हम बात करेंगे क्योंकि उत्तर भारत की ये प्रमुख नदियां हैं, इनसे बनने वाले प्रश्न बहुत चलते रहेंगे। तो अब ये क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको यहीं तक बताने का प्रयास किया हमने। अब आगे वाली क्लास में हम आपको सभी नदियों के बारे में धीरे धीरे करके बताएंगे। तो आप देखते रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।